हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। हम पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कोड एजू बीएड 104, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया, समकालीन शिक्षा और भारत। इसका हमने यूनिट 1 पढ़ लिया था। ये वीडियो आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसमें हमने पढ़ा था वैदिक, बुद्धिस्ट और इस्लामिक ईरा में एजुकेशन। साथ ही हमने यूनिट 2 भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मैकॉलेज मिनट और वुड्स डिस्पैच पढ़ लिया था हमने। ये सारे वीडियोस आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जो आपका यूनिट 2 है, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस ईरा, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व युग में शिक्षा, इसमें आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने थे, जिसमें से 2 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं और बाकी के 3 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके। मैकॉलेज मिनट, वुड्स डिस्पैच, ये लास्ट वीडियो में हो चुका है। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, गोखलेस बिल, यानी गोखले का विधेयक, और वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, यानी वार्धा शिक्षा योजना। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप पुराने हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, जो कि 1905 से लेकर 1938 तक चला था। आइए जानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे के कारण क्या थे। कॉजेज ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज अ प्रिविलेज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल. It was limited to the upper strata of the society. The masses or common people were not benefited by the then system of education. मैकॉलेज मिनट और वुड्स डिस्पैच में हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया इंडिया में। तो जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी वो एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही विशेषाधिकार थी। यह समाज के ऊपरी लोगों तक ही सीमित थी और इस तत्कालीन शिक्षा प्रणाली से आम जनता को कोई भी लाभ नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश का एम था अपने लिए अच्छे पढ़े लिखे सर्वेंट्स तैयार करना। तो जो मैकॉले का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ गिने चुने इंडियंस को ही एजुकेट किया जा रहा था, जिस वजह से जो आम जनता थी उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही थी और हेंस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के शुरू होने की पहली बड़ी वजह तो ये बन गई। दूसरी वजह थी कि इट वॉज नॉट नेशनल इन कैरेक्टर, इट वॉज एंटी इंडियन एज वेल एज एंटी डेमोक्रेटिक. The existing British system of education failed to fulfill the needs and aspirations of the nation as a whole. मैकॉले ने एंग्लिसिस्ट को फेवर किया था, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया था उसका चरित्र राष्ट्रीय नहीं था। यह भारत विरोधी होने के साथ साथ अलोकतांत्रिक भी थी। अलोकतांत्रिक या नॉन डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसा कि हमें पता है डेमोक्रेसी में हर किसी को फ्रीडम होती है अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने का, लेकिन इसमें क्या था कि भारतीयों के ऊपर उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर अंग्रेजी भाषा थोपी जा रही थी। तो इसीलिए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को नॉन डेमोक्रेटिक कहा गया है। समग्र रूप से मौजूदा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स who virtually determined policies and implemented them. शैक्षिक प्रशासन पूरी तरह से यूरोपीय नौकरशाहों के हाथ में था, जो कि वस्तुतः नीतियां निर्धारित करते थे और उन्हें लागू भी करते थे। यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने मन के हिसाब से जो भी पॉलिसी होती थी उसे बनाते थे और इम्प्लीमेंट किया करते थे बिना इंडियंस की राय लिए। कंटेंट ऑफ एजुकेशन वॉज ऑल्सो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. इट वॉज प्योरली थियोरेटिकल, नैरो, बुकिश एंड अनप्रैक्टिकल. It only catered for white collar jobs in the government services. शिक्षा की सामग्री यानी जो चीजें पढ़ाई जा रही थी लोगों को, वो संतोषजनक नहीं थी। यह पूर्णतः सैद्धांतिक, संकीर्ण, किताबी और अव्यवहारिक थी। यह केवल सरकारी सेवा में सफेदपोश नौकरियों की पूर्ति करती थी। यानी पढ़ाए जाने वाले जो कंटेंट थे वो पूरी तरह से अनप्रैक्टिकल थे। उनका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं था सिवाय भारतीयों को इस काबिल बनाने के कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बैठ के सरकारी नौकरियां कर सकें।
The system of education introduced by the foreign ruler had no connection with Indian tradition and culture. विदेशी शासक द्वारा शुरू की गई जो शिक्षा प्रणाली थी उसका भारतीय परंपरा या संस्कृति से कोई संबंध नहीं था. The medium of British system of education was also English and as such mother tongue was utterly neglected. ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का माध्यम भी अंग्रेजी था और मातृभाषा को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया था. जैसा कि हमने मैकॉलेज मिनट में भी पढ़ा कि किस तरह से भारतीयों की जो भाषा थी उसका तिरस्कार किया जा रहा था और अंग्रेजी भाषा को सर्वोच्च या सबसे अच्छा दिखाया जा रहा था. The immediate cause of the national education movement was the anti-national educational policy followed by Lord Curzon, who failed to enlist cooperation and sympathy of the Indian people in carrying out this educational reforms. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का तत्कालीन कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई राष्ट्र विरोधी शैक्षिक नीति थी, जो अपने शैक्षिक सुधारों को पूरा करने के चक्कर में भारतीय लोगों का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करने में विफल हो गए. Curzon laid great stress on qualitative improvement of education, particularly higher education. On the other hand, Indian nationalist opinion wanted quantitative expansion of education. Curzon ने शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बहुत ज्यादा जोर दिया, जबकि दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रवादी मत शिक्षा का मात्रात्मक विस्तार चाहता था. मतलब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीतियां या ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हम थोड़े ही लोगों को ज्यादा बेहतर चीजें पढ़ा दें जो कि आगे चल के हमारे काम आ सके, जबकि इंडियन नेशनलिस्ट चाहते थे कि थोड़े लोगों को ज्यादा अच्छी चीज पढ़ाने से बढ़िया सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा दी जाए ताकि उससे सारे लोग शिक्षित हो सकें. मतलब ब्रिटिश चाहती थी क्वालिटी यानी कि गुण में सुधार और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे क्वांटिटी यानी कि मात्रा में सुधार, मतलब जितने ज्यादा लोगों को पढ़ाया जा सके. द स्वदेशी मूवमेंट और द बंगाल पार्टीशन मूवमेंट पेव द वे फॉर नेशनल एजुकेशन मूवमेंट. जो स्वदेशी आंदोलन था जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के वक्त हुआ था, उसने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया. सम इंटरनेशनल इवेंट्स सच एज द बोयर वॉर, द यंग टर्क मूवमेंट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बर्मीज वॉर, the Russo-Japanese War, the First World War 1914 से 1918 तक, and the Morley-Minto reforms also influenced the national education movement. बोअर युद्ध, यंग तुर्क आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, बर्मी युद्ध, रूस जापानी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और मार्ले मिंटो सुधार जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को प्रभावित किया. मतलब ये सारे वॉर देश भर दुनिया भर में चल रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में भी जो नेशनलिस्ट थे उनको प्रेरणा मिली राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू करने के लिए. तो ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ. अब जानते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट यानी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के विभिन्न चरण. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 3 फेजेस में हुआ था. फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण जो चला था 1906 से स्वदेशी आंदोलन के बाद से 1910 तक. इट कोइंसाइडेड विद द स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट और बंगाल पार्टीशन मूवमेंट. इट वॉज लिमिटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ बंगाल. यह स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन या जिसे हम बंगाल विभाजन आंदोलन भी कहते हैं उससे मेल खाता था. यह बंगाल की सीमा तक ही सीमित था, यानी ये आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ था और बंगाल के अंदर ही स्टार्टिंग के कुछ सालों में सीमित था. It was related with the extremist movement in politics. With the beginning of the 20th century, national movement became extreme in its character. It was the age of extremism and extremist leaders like Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal dominated the political arena. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का संबंध राजनीति के उग्रवादी आंदोलन से था. 20वीं सदी की शुरुआत के साथ राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर पहुंच चुका था. यह उग्रवाद का युग था और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे उग्रवादी नेताओं का राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभुत्व था. इट वॉज रिलेटेड विद द बॉयकॉट मूवमेंट. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ऑफिशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स एक्सेट्रा. दिस लेड टू द सप्रेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट. इट वॉज नेगेटिव बाय द एंटी इंडियन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन. जो फर्स्ट फेज का मूवमेंट था
वो बहिष्कार आंदोलन से संबंधित था, जिसमें कि ब्रिटिश वस्तुओं को, आधिकारिक स्कूलों और कॉलेजों को और कानून अदालतों को सबका बहिष्कार किया जाता था। इसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का दमन हुआ, मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। यह लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति के कारण नकारात्मक था। द फर्स्ट फेज was associated with the establishment of the National Council of Education at Jadavpur and similar other national educational institutions in the country. Bhagwat Chatuspati was founded by Satish Chandra Mukherjee at Bhawanipur in 1895. पहला चरण जादवपुर में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और देश में इसी तरह के अन्य राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से जुड़ा था। भगवत चतुष्पति की स्थापना 1895 में भवानीपुर में सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। मतलब पहले चरण में एम बस लोगों का यही था, जितने ज़्यादा स्कूल हो सके, इंस्टीट्यूशंस हो सके, वो इस्टेब्लिश किए जा सके, जैसा कि सतीश चंद्र जी ने भवानीपुर में किया था। कांगड़ा गुरुकुल was set up in Haridwar by Swami Shraddhanand in 1903. Dayanand Saraswati founded Arya Samaj and laid emphasis on Gurukul system of education. कांगड़ा गुरुकुल की स्थापना 1903 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार में की गई थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और शिक्षा की गुरुकुल की प्रणाली पर जोर दिया। अच्छा, आप बता सकते हैं आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? 1875 में। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो रहे थे इस मूवमेंट के दौरान, उन सब का एम था एंग्लिसिस्ट एजुकेशन सिस्टम को ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम की तरफ ले जाना। सेकेंड फेज, दूसरा चरण, जो चला था 1911 से 1922 तक। द मार्शियल लॉ एट्रोसाइड्स इन पंजाब एंड द इनएडिक्वेसी ऑफ द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 kindled the flame of national feelings in the country. Just at this time, Mahatma Gandhi appeared on the scene and he launched the non-violent non-corporation movement. पंजाब में मार्शल लॉ के अत्याचारों और मोंटफोर्ड सुधारों 1919 में जो आए थे, उनकी अपर्याप्तता ने देश में राष्ट्रीय भावनाओं की लौ जला दी थी। और ठीक इसी समय महात्मा गांधी भी दृष्टि पर प्रकट हुए, यानी कि इस आंदोलन से जुड़े, और उन्होंने अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। The second phase of the movement was more extensive and widespread than the first phase, as it was not limited to Bengal presidency only. It coincided with the Hind Swaraj Khalifat and non-violent non-cooperation movement launched by Gandhi. The whole of India, including Bengal, Maharashtra, Punjab, Gujarat, Andhra and Bihar, was practically involved in this phase of the movement. आंदोलन का दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में अधिक व्यापक था। वो इसलिए क्योंकि ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही सीमित नहीं था। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जो हिंद स्वराज खिलाफत आंदोलन और जो अहिंसक असहयोग आंदोलन था, ये उसके साथ मेल खाता था। आंदोलन के इस चरण में बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र और बिहार सहित पूरा भारत व्यवहारिक रूप से शामिल था। द सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन अलीगढ़. Both the teachers and students jointly protested against the non-national curricula and anti-national attitude of the British government towards the Aligarh College. They set up Jamia Millia Islamia, which was national in character in 1920. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत अलीगढ़ से हुई। शिक्षकों और छात्रों दोनों ने संयुक्त रूप से ब्रिटिश सरकार के गैर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राष्ट्र विरोधी रवैये का विरोध किया। मतलब ब्रिटिश सरकार जो पश्चिमी भाषा थोप रही थी भारतीयों पे, उसका विरोध अब छात्र भी करने लग गए थे। उन्होंने 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की, जिसका चरित्र एकदम राष्ट्रीय था। विद द डिसअपियरेंस ऑफ इमोशन एंड सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट फेज, रीजन एंड रैशनैलिटी अपीयर्ड. पीपल एट लार्ज came to know the clear-cut objectives of national education. The second phase was more rational than the first one. It was more productive and fruitful than the first one. जो पहला चरण था इस आंदोलन का, वो भावात्मक था, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस या सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ, जबकि दूसरे चरण में वो पहले चरण वाली भावना लुप्त हो चुकी थी और उसके साथ ही कारण और तर्क संगतता प्रकट हुई। बड़े पैमाने पर लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्यों का पता चला।
दूसरा चरण पहले चरण की तुलना से अधिक तर्कसंगत था और यह चरण पहले की तुलना से अधिक उत्पादक और फलदायी भी था। श्री जी.के. गोखले opined that the first necessary condition for the national system of education was the Indianization of the official system of education, which imposed foreign culture, language, habits, customs, manner, dress and religion. गोखले जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए पहली आवश्यक शर्त तो ये है कि शिक्षा की आधिकारिक प्रणाली का भारतीयकरण किया जाए, जिस शिक्षा प्रणाली ने हम भारतीयों पर विदेशी संस्कृति, भाषा, आदतें, रीति रिवाज, ढंग, पहनावा और धर्म थोप दिया था। तो सबसे पहले तो उस पश्चिमीकरण को भारतीयता में बदलना जरूरी था। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज केम इनटू बीइंग. These included the National Muslim University of अलीगढ़, यहाँ अलीगढ़ होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, द गुजरात विद्यापीठ, द बिहार विद्यापीठ, द काशी विद्यापीठ एंड आंध्रा विद्यापीठ एक्सेट्रा. दूसरे चरण के दौरान बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए, जैसे कि अलीगढ़ का राष्ट्र मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुजरात का विद्यापीठ, बिहार का विद्यापीठ, काशी का विद्यापीठ, आंध्र का विद्यापीठ, इसी तरह से कई सारी यूनिवर्सिटीज जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करती थी पूरे देश भर में खुली. द सेकेंड फेज केम टू एन एंड with the withdrawal of the non-cooperation movement by Gandhi ji in 1922 after the violent चौरी चौरा incident in the district of गोरखपुर in उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हिंसक चौरी चौरा घटनाकांड जो हुआ था 1922 में, उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन के वापस जाने के साथ ही जो दूसरा चरण था राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का, वो भी समाप्त हो गया. फिर शुरू हुआ थर्ड फेज, तीसरा चरण, जो कि चला 1930 से 1938 तक. द थर्ड फेज ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट कोइंसाइडेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1930. पहला फेज स्वदेशी मूवमेंट से कोइंसाइड कर रहा था, दूसरा फेज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कोइंसाइड कर रहा था और जो तीसरा फेज है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कोइंसाइड कर रहा है. Though the physical existence of the national education movement practically came to an end with the termination of the non-cooperation movement, yet it continued for some time more in the mental horizon of the people as it was related to revivalism. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का तीसरा चरण 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ मेल खाता था. यद्यपि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का जो भौतिक अस्तित्व था वो तो समाप्त हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अभी भी उसका व्यवहारिक रूप मौजूद था, क्योंकि अब तीसरा चरण पुनरुत्थानवाद से संबंधित था. फर्स्ट फेज इमोशन से रिलेटेड था, सेकेंड फेज रैशनैलिटी से रिलेटेड था और थर्ड फेज रिवाइवलिज्म से रिलेटेड था. इट कंटिन्यूड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. The third round of the movement was more theoretical and abstract than practical. No concrete or creative step was taken during this phase. Still, the third phase was characterized by educational schemes and plans. जो तीसरा चरण था इस आंदोलन का, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और इसके बाद भी जारी रहा. आंदोलन का तीसरा दौर व्यवहारिक से अधिक सैद्धांतिक और अमूर्त था. इस दौर में कई ठोस या रचनात्मक कदम नहीं उठाए गए. फिर भी तीसरे चरण की विशेषता शैक्षिक योजनाएं थी. ड्यूरिंग दिस फेज गांधी जी एनंशिएटेड हिज फेमस स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसको वार्धा स्कीम भी कहते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी में. द थर्ड फेज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्शियसनेस इन रिस्पेक्ट टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन. दिस इज एविडेंट इन द वुड एबॉट रिपोर्ट ऑफ 1937. अगेन ड्यूरिंग दिस फेज द नेशनल प्लानिंग कमिटी chalked out a National Plan for Education in 1938. It was initiated by the National Congress as it came to power in 9 provinces under the new constitutional arrangement of 1935. इस चरण के दौरान गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अपनी प्रसिद्ध योजना को भी प्रतिपादित किया. तीसरे चरण की विशेषता तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जागरूकता थी और 1937 के वुड एबॉट रिपोर्ट में भी ये बात स्पष्ट है. फिर इस चरण के दौरान राष्ट्रीय योजना समिति ने 1938 में शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की. इसकी शुरुआत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस
1935 की नई संवैधानिक व्यवस्था के तहत 9 प्रांतों में सत्ता में आई थी। फर्स्ट फेज का एम था कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी सच्चाई लोगों को बताना और इंडियन कल्चर पे बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को प्रचलित करना। दूसरे फेज में ये एम था कि जितने ज्यादा हो सके उतने इंडियन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं। और तीसरे फेज में था कि लोगों के अंदर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मतलब पैदा की जाए। द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट फेल्ड टू बी परमानेंट। Many of the institutions set up during this movement gradually went into oblivion. Only a few existed by the test of time. Thus, the movement left its legacy behind. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन स्थायी होने में असफल रहा। इस आंदोलन के दौरान स्थापित कई सारे संस्थान धीरे धीरे लुप्त हो गए। समय की कसौटी पर केवल कुछ ही अस्तित्व में है, मतलब केवल कुछ ही उसमें से इंस्टीट्यूशंस बचे हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रकार यह आंदोलन अपने पीछे अपनी विरासत छोड़ गया। सो नाउ लेट्स सी कि यह आंदोलन विफल क्यों रहा। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज इमोशनली टोन्ड। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन रीजन, पर्टिकुलरली इन इट्स फर्स्ट फेज। इमोशन कैनॉट लास्ट लॉन्ग। आंदोलन भावात्मक था और यह इसकी सबसे बड़ी कमी थी। यह तर्क पर आधारित नहीं था, विशेषकर जो इसका पहला चरण था वो। भावना अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं। किसी आंदोलन के लिए हमें तर्क की जरूरत होती है, जोश की जरूरत होती है, ना कि भावनाओं की। इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पोलिटिकल अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंट्री। ईच फेज ऑफ द मूवमेंट कोइंसाइडेड विद अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ब्रॉड नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। इस आंदोलन का सीधा संबंध देश के राजनीतिक उतार चढ़ाव से था। आंदोलन का प्रत्येक चरण स्वतंत्रता के लिए व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनों की विशेष अवधि से मेल खाता था। यानी कि जब जब इसके फेजेस डेवलप हो रहे थे उसके साथ कोई ना कोई बड़ा आंदोलन जरूर निकलता था। जैसे स्वदेशी आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, या नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली ज्वाइंट पॉलिटिक्स। मैनी ऑफ देम हैड टू एम्ब्रेस इम्प्रिजनमेंट। दिस हैम्पर्ड एकेडमिक परस्यूट्स। शिक्षक और छात्र सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गए। उनमें से तो अनेकों को कारावास में भी जाना पड़ा, मतलब जेल भी हुई कईयों को। इससे शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होने लगी। मतलब बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हो रही थी इन सब आंदोलनों की वजह से। तो एक कारण तो ये भी था आंदोलन के विफल होने का। अगला रीजन था पैसे। फाइनेंस वॉज अ ग्रेट हर्डल बिफोर द मूवमेंट। एजुकेशन ऑफ करोर्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री could not be carried out only on the basis of voluntary donations of a few liberal-hearted zamindars. Some of them stopped pecuniary support during the movement. आंदोलन के सामने वित्त एक बड़ी बाधा थी। देश के करोड़ों लोगों की शिक्षा का कार्य केवल कुछ उदार हृदय वाले जमींदारों के स्वैच्छिक दान के आधार पर नहीं किया जा सकता था। उनमें से कुछ ने तो आंदोलन के दौरान आर्थिक सहायता भी बंद कर दी। Policy of suppression and opposition of the government weakened the movement. On the pretext of maintaining discipline, the government issued notorious circulars like Carlyle and Peddler ones. Certificates of the national institutions were not recognized by the government for the purposes of employment in government offices. As a result, many students later joined the official schools. ब्रिटिश सरकार की दमन और विरोध की नीति ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। अनुशासन बनाए रखने के बहाने सरकार ने कार्लाइल और पेडलर जैसे कुख्यात परिपत्र जारी किए। सरकारी कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के जो प्रमाण पत्र थे उनको सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप कई छात्र बाद में आधिकारिक स्कूलों में ही शामिल हो गए। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर जॉब देने के लिए बच्चों को फोर्स करने लगी कि अगर आप हमारे स्कूल से पढ़कर सर्टिफिकेट लाए हैं तो ही आपको जॉब मिलेगी। जो इंडियन कल्चर वाले स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनसे आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग नेशनल लीडर्स विथ रिगार्ड टू द कंसेप्ट एंड पैटर्न ऑफ नेशनल एजुकेशन गेव अ रूड शॉक टू द सर्वाइवल ऑफ द मूवमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा और पैटर्न के संबंध में राष्ट्रीय नेताओं के बीच जो मतभेद था उसने आंदोलन के अस्तित्व को गहरा झटका दिया। तो मैंने आपको कई सारे कॉजेज बता दिए इस आंदोलन के फेल होने के। आपको जो भी रेलेवेंट लग रहा है, सही लग रहा है, वो सब याद कर लीजिएगा। अब जानते हैं इफेक्ट्स और अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के प्रभाव या उसकी उपलब्धियां। इस आंदोलन के बाद क्या क्या चीजें बदली। द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट कंडीशनड द लेटर एजुकेशनल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री।
It influenced the quinquennial reports on the progress of education in India. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने देश में बाद के शैक्षिक विकास को प्रभावित किया। इसने भारत में शिक्षा की प्रगति पर पंचवर्षीय रिपोर्टों को प्रभावित किया। यानी जो अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज डेवलप होती हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत इसी आंदोलन के थ्रू हुई थी। It had sure impact on the development of primary education in the country. It paved the way for making primary education free, universal and compulsory. Mr. G.K. Gokhale introduced two bills on primary education in 1910 and 1911 in the Imperial Legislative Council. His main intention was to make primary education free, universal and compulsory. इसका देश में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर निश्चित प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क, सार्वभौमिक और अनिवार्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। श्री जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, गोखले बिल, उन्होंने 1910 और 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्राथमिक शिक्षा पर 2 विधेयक पेश किए। उनका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क, सार्वभौमिक और अनिवार्य बनाना था। Secondary education was also not free from the far-reaching effects of the national education movement. It influenced the curricula of secondary schools in an effective manner. It gave secondary education vocational and technical bias. माध्यमिक शिक्षा भी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के दूरगामी प्रभावों से मुक्त नहीं थी। इसने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को प्रभावित तरीके से प्रभावित किया। इसने माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक और तकनीकी पूर्वाग्रह प्रदान किया। यानी प्राइमरी एजुकेशन में ये चेंज लाया कि उसको फ्री, कंपलसरी और यूनिवर्सल बना दिया, और सेकेंडरी एजुकेशन में ये चेंज लाया नेशनल एजुकेशन मूवमेंट ने कि उसके अंदर वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स के भी टीचिंग को ऐड कर दिया। वन ऑफ द मेजर डिमांड्स ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज इंस्ट्रक्शन थ्रू द मदर टंग. दिस डिमांड हैज नाउ completely been fulfilled. The subsequent committees and commissions supported this demand vehemently. मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थकों की एक प्रमुख मांग थी। मतलब सब यही चाहते थे कि हमें एजुकेशन हमारी मदर टंग में दी जाए। तो यह मांग भी अब पूरी हो गई थी। बाद की समितियों और आयोगों ने इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज. द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने एक राष्ट्रीय भाषा के विकास पर जोर दिया, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न भी इसी काल से उत्पन्न हुआ था। लीडर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट अर्जेंटली फेल्ट द नीड ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग वुमेन एज प्री कंडीशन फॉर नेशनल इमेंसिपेशन. इट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग वुमेन. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्र मुक्ति की पूर्व शर्त के रूप में महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार की तत्काल आवश्यकता महसूस की। इससे महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ा। हायर एजुकेशन ऑल्सो रिसीव्ड न्यू इम्पेटस इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल लीडर्स. इट वॉज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ रिवाइवल टेंडेंसी ऑफ द मूवमेंट. Many scholars became interested in Indology and began research works on past glories of the nation. राष्ट्रीय नेताओं के हाथों उच्च शिक्षा को भी नई गति मिली। यह आंदोलन की पुनरुद्धार प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष परिणाम था। कई विद्वान भारतीयता में रुचि लेने लगे और राष्ट्र के अतीत के गौरव पर शोध कार्य भी शुरू कर दिया। National education movement led to the development of national consequences, which in turn strengthened the national movement for liberation. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिसने बदले में मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। यानी फ्रीडम स्ट्रगल में भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा। यहाँ खत्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद आता है गोपाल कृष्ण गोखलेस बिल ऑफ 1911। गोपाल कृष्ण गोखले का जो बिल था 1911 में, उसके बारे में जानेंगे। ये भी नेशनल एजुकेशन मूवमेंट के दौरान ही आया था। बॉर्न ऑन 9 मई 1866 in Maharashtra, Gopal Krishna Gokhale was an Indian liberal political leader and a social reformer during the Indian independence movement. 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक समाज सुधारक थे। महादेव गोविंद रनाडे was the political guru of Gokhale. Gokhale was named as the protege son, that is Manas Putra of Justice Mahadev Govind Ranade.
महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोखले को न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के प्रोटेग सन यानी कि मानस पुत्र के रूप में जाना जाता था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोखले वॉज फेमसली अ मेंटर टू M.K. गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गोखले प्रसिद्ध रूप से M.K. गांधी के गुरु थे, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी इनको अपना गुरु मानते थे। गोखले वॉज अवेयर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ही मेड फर्दर अटेम्प्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ एजुकेशन। गोखले सरकार की मंशा से परिचित थे। उन्होंने भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी शिक्षा की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। On 16th March of 1911, Gokhale presented a bill in the Legislative Council to make a stronger fight against the government. The main objective of the bill was to make primary education free and compulsory in a phased manner. The bill was basically based on the Compulsory Education Acts of England of 1870 and 1876. 16 मार्च 1911 को गोखले ने सरकार के खिलाफ मजबूत लड़ाई के रूप में विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया, यानी एक बिल पेश किया। विधेयक का मुख्य उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाना था। यह विधेयक मूलतः 1870 और 1876 के इंग्लैंड के अनिवार्य शिक्षा अधिनियमों पर आधारित था। इंपॉर्टेंट क्लॉजेस ऑफ द बिल। विधेयक के महत्वपूर्ण खंड क्या थे? कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दोज एरियाज where a certain percentage of boys and girls of school age means 9 to 10 was already receiving instructions. गोखले इस बिल के थ्रू ये कहना चाहते थे कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन क्षेत्रों में शुरू की जानी चाहिए जहां स्कूली उम्र यानी कि 6 से 10 साल के कुछ प्रतिशत लड़के और लड़कियां पहले से ही निर्देश प्राप्त कर रहे हो। मतलब पहले से ही बच्चे जहां स्कूल में जा रहे हैं उन स्कूल्स में आप प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको फ्री और कंपल्सरी कर दीजिए। The percentage of the attendance should be fixed by the General in Council. It should be left to the discretion of local bodies whether to apply the act to certain areas under their jurisdiction or not. जो उपस्थिति का प्रतिशत है वो काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा तय किया जाना चाहिए। यह स्थानीय निकायों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि अधिनियम को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत कुछ क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए या नहीं। मतलब लोकल बॉडीज ये तय करेंगे कि उनके एरिया में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मतलब जो ये बिल डिमांड कर रहा है ये बिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लोकल बॉडी शुड बी गिवन द राइट टू लेवी एजुकेशनल सेस टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वॉज टू बी शेयर्ड बाय द लोकल बॉडीज एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों को शैक्षिक उपकर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और जो भी उस शिक्षा पे खर्च हो रहा है उसको स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज और प्रांतीय सरकार यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके द्वारा 1:2 के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। मतलब इसका खर्चा एक हिस्सा जो होगा वो लोकल बॉडीज उठाएंगी और 2 हिस्सा जो होगा खर्चे का वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उठाएगी। For the introduction of compulsion, the previous sanction of the viceroy and the governor respectively were necessary. बाध्यता लागू करने के लिए क्रमशः वायसरे और गवर्नर की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी। Compulsory primary education is intended to apply in the first instance only to boys, though later on local body may extend it to girls also. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले तो केवल लड़कों पर लागू करना है। हालांकि बाद में स्थानीय निकाय जो है लोकल बॉडीज वो चाहे तो इसे लड़कियों पर भी लागू कर सकते हैं। गार्जियंस हुज इनकम इज लेस देन ₹10 पर मंथ शुड नॉट बी आस्क्ड टू पे एनी फी फॉर देयर वार्ड्स। जिन अभिभावकों की आय 10 रुपए प्रति माह से कम है उनसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं मांगा जाना चाहिए। जब ये बिल पास हुआ तो उस वक्त सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? गवर्नमेंट रिएक्शन टुवर्ड्स द बिल। Gokhale's bill of 1911 was referred to a selected committee of 15 members for examination. The bill was also sent to the state governments, the universities, and local education authorities for inviting opinion on it. The bill was taken up for discussion. गोखले के 1911 के विधेयक को जांच के लिए 15 सदस्यों की एक समिति के पास भेजा गया था।
इस विधेयक पर राय आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भी भेजा गया था। विधेयक को चर्चा के लिए रखा गया। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 17th March 1912, द बिल वॉज डिबेटेड फॉर 2 days, March 18 and 19, 1912. Gokhale has raised powerful arguments in support of the bill, but the government was not ready to accept the bill and it was put to vote and was defeated by 35 votes to 13. तो 17 मार्च 1912 को विधान परिषद में जब ये विधेयक गया यानी बिल गया तो इस पे 2 दिनों यानी 18 मार्च और 19 मार्च तक बहस हुई। गोखले ने विधेयक के समर्थन में सख्त तर्क दिए, लेकिन सरकार इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो गोखले कोई भी पॉइंट बताते थे उस सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। तो इसके बाद फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि इस बात पे वोटिंग होगी कि बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मतदान कराया गया तो यह बिल 13 के मुकाबले 35 वोटों से हार गई, यानी कि गोखले के बिल के फेवर में 13 वोट थे और अगेंस्ट में 35 वोट। दिस डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू गोखले. He had anticipated the result correctly and earlier in the debate had already expressed the result of the voting. बिल के हार जाने के बाद गोखले को ये कुछ खास आश्चर्यजनक बात नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने ये परिणाम पहले से ही सोच लिया था और उन्होंने डिबेट के दौरान पहले ही ये जो वोटिंग होने वाली थी इसके रिजल्ट्स को बता दिया था। मतलब उन्हें पहले से ही पता था कि मतदान के क्या परिणाम होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार उनकी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं थी तो उनके बिल को आखिर वोट में जिताती कैसे। रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ द बिल, विधेयक की अस्वीकृति के क्या कारण थे। द गवर्नमेंट पुट फोर्थ सेवरल आर्ग्यूमेंट्स एंड दे आर द फॉलोइंग। गोखले के बिल को अस्वीकार क्यों किया सरकार ने, इस बात के लिए उन्होंने कई सारे तर्क दिए। सरकार का कहना था, देयर वॉज नो पॉपुलर डिमांड फॉर इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन द कंट्री। देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की कोई लोकप्रिय मांग नहीं थी। मतलब गोखले के सिवा केवल गिने चुने ही कुछ लोग थे जो कि इस बिल के फेवर में थे। एज सच द पीपल ऑफ द कंट्री वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट कंपल्शन। ऐसे में देश की जनता मजबूरी मानने को तैयार नहीं थी। मतलब सारे बच्चे के लिए एजुकेशन कंपल्सरी करना यह भी एक मुश्किल की बात हो गई थी कि पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे भी या नहीं। द लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ इट। इवन जो स्थानीय सरकारें थी वो भी इस बिल के पक्ष में नहीं थी। द लोकल बॉडीज वर नॉट विलिंगली टू लेवी एजुकेशनल चेस। स्थानीय निकाय शैक्षिक उपकर लगाने के लिए इच्छुक नहीं थे। अ सेक्शन ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस वर नॉट सपोर्टिंग द बिल। देयर वॉज स्टिल स्कोप फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑन वॉलेंटरी लाइन्स बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड। शिक्षित भारतीयों का एक बड़ा वर्ग था जो इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा था। सहायता अनुदान की प्रणाली के आधार पर स्वैच्छिक आधार पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की भी अभी गुंजाइश नहीं थी। मतलब ये भी अभी नहीं कहा जा सकता था कि अगर लोग कंपल्शन के फेवर में नहीं हैं तो अपनी इच्छा से भी बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार होंगे। सो यहीं तक था गोखलेस बिल। अब देखते हैं वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वारधा शिक्षा योजना। वारधा क्या है? वारधा एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। इन 1937, ये तब का टाइम है जब थर्ड फेज चल रहा था नेशनल एजुकेशन मूवमेंट का। When the provincial governments were formed in 7 provinces with the native representation, they concentrated their attention on educational reforms. 1837 में जब देशी प्रतिनिधित्व के साथ 7 प्रांतों में प्रांतीय सरकारें बनी थी तो उन्होंने अपना सारा ध्यान शैक्षिक सुधारों पर केंद्रित किया। Gandhi came up with a special education program in 1937 which came to be known as the Wardha Education Plan. It aimed that all the children between the ages of 8 and 14 should receive free and compulsory education in their respective vernacular languages. This came to be known as Nai Talim और न्यू एजुकेशन। गांधी जी 1937 में एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम लेकर आए जिसे वारधा शिक्षा योजना के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य यह था कि 8 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उनकी संबंधी स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। गांधी गोखले को अपना गुरु मानते थे और यही रीजन है कि उनकी ये वारधा स्कीम कहीं ना कहीं गोखलेस बिल पे ही आधारित है।
तो इस प्लान को नई तालीम या फिर नई शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। ऑन अक्टूबर 22 एंड 23, 1937, एन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट वार्धा, महाराष्ट्र, एंड द कॉन्फ्रेंस रिजॉल्व टू एक्सेप्ट द प्रपोजल मेड बाय महात्मा गांधी। 22 और 23 अक्टूबर 1937 को वार्धा यानी कि महाराष्ट्र में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकल्प लिया गया। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश के साथ साथ कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ना शुरू किया था और उनकी सरकार कुछ प्रांतों में जीत गई थी। द स्कीम पास्ड 3 बेसिक रिजोल्यूशंस। इस योजना ने 3 बुनियादी प्रस्ताव पारित किए। नेशन वाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 ईयर्स, यानी 7 वर्षों तक, मतलब 8 से 14 साल की उम्र तक राष्ट्रव्यापी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। मदर टंग विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। एजुकेशन विल बी सेंटर्ड अराउंड मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क, not just for degree and examination. Hence, it integrated the physical environment, social environment and craft work. शिक्षा केवल डिग्री और परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक और उत्पादक कार्य पर भी केंद्रित होगी। इसलिए इसने भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और शिल्प कार्य को एकत्रित किया। Based upon this meeting at Wardha, a committee under the chairmanship of Dr. Zakir Hussain was formed. The committee submitted the first extensive National Basic Education Scheme in its report in March 1938, which is known as the Wardha Scheme of Basic Education. It is also called as नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम और शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा। वार्धा में हुई इस बैठक के आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने मार्च 1938 में अपनी रिपोर्ट में पहली व्यापक राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे बुनियादी शिक्षा की वार्धा योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम भी कहा जाता है। मतलब गांधी जी ने जो प्लान प्रपोज किया था गोखले जी से इंस्पायर होके, उसी के बेसिस पे ये जाकिर हुसैन ने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी ने ये रिपोर्ट पारित किया। फीचर्स ऑफ द वार्धा स्कीम। वार्धा योजना की विशेषताएं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी फॉर 8 years विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14 years. It was irrespective of gender, culture or religion. However, if parents desired their girls to leave at the age of 12 years, it was allowed. तो ये जो रिपोर्ट आई थी उसका ये कहना था कि 6 से 14 वर्ष की आयु सीमा के भीतर यानी 8 वर्षों तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह लिंग, संस्कृति या धर्म से परे होगी। हालांकि यदि अगर माता पिता चाहें तो उनकी लड़कियों को 12 वर्ष की आयु में ही मतलब परमिशन थी कि वो स्कूल छुड़वा सकते हैं। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज वॉज पॉपुलर। तो इन 8 सालों में से द फर्स्ट 5 years वर फॉर जूनियर स्टेज एंड द नेक्स्ट 3 years फॉर सीनियर स्टेज। जो पहले 5 साल थे वो जूनियर स्टेज के लिए थे और बाकी के 3 साल सीनियर स्टेज के लिए। दे मेड द मदर टंग द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन ऑल रीजन्स, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट मदर टंग एजुकेशन विल ले अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन। इस रिपोर्ट ने सभी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए मातृभाषा को शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया। इस तथ्य को समझते हुए कि मातृभाषी शिक्षा आगे पढ़ी जाने वाली शिक्षा की एक बहुत ही मजबूत नींव रखेगी। द चाइल्ड वॉज अलाउड टू परफॉर्म एट हिज ओन पेस विथ नो कंपल्शन टू फिनिश द कोर्स एंड नो फियर ऑफ एग्जामिनेशंस। Sufficient flexibility of the curriculum and a free environment for the child to perform was one of the salient features. बच्चों को अपनी गति से प्रदर्शन करने की पूरी अनुमति दी गई थी। पाठ्यक्रम पूरा करने की कोई भी बाध्यता नहीं थी और परीक्षाओं का भी कोई डर नहीं था। पाठ्यक्रम में पर्याप्त लचीलापन और बच्चे के प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रमुख विशेषताओं में से एक था। द एजुकेशन वॉज टू बी गिवन अलॉन्ग विथ रीजनल craft work or productive work. The purpose was to integrate education with the local handicraft through the समवाय या जिसको समन्वय भी कहते हैं, इसका मतलब होता है coordination, integration method. It was a work-centric education. The idea behind encouraging craft work skills was to inculcate collective activity, build self-supportive
इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इमोशनल डेवलपमेंट। शिक्षा क्षेत्रीय शिल्पकला या उत्पादक कार्य के साथ दी जानी थी। इसका उद्देश्य समवाय या समन्वय एकीकरण पद्धति के माध्यम से शिक्षा को स्थानीय हस्तकला के साथ एकीकृत करना था। यह कार्य केंद्रित शिक्षा थी। शिल्पकला कौशल को प्रोत्साहित करने के पीछे का विचार सामूहिक गतिविधि को विकसित करना, स्वावलंबी व्यक्तियों का निर्माण करना, श्रम की गरिमा और भावनात्मक विकास करना था। मतलब इस स्कीम का एम था बच्चों को एजुकेशन देने के साथ साथ उनको वोकेशनल स्किल्स में भी अच्छा करना, ताकि वो अपना व्यवसाय कमा सके। शॉर्टफॉल्स ऑफ द वार्धा स्कीम। वार्धा योजना की कमियां। द नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट was ignored as kids were studying and working simultaneously. नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो नजरअंदाज कर दिया गया था। मतलब इस बात पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है कि बच्चे एक ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिशियली इन्वॉल्व्ड एंड अनऑफिशियली एंगेज्ड पीपल। आधिकारिक तौर पर शामिल और अनौपचारिक रूप से शामिल लोगों के बीच में समन्वय का अभाव था। मतलब ऐसे लोग जो ऑफिशियली इस रिपोर्ट में या इस कमिटी में शामिल थे उनके बीच, और ऐसे लोग जो इसे बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। इनएडेक्वेट सप्लाई ऑफ नॉलेजेबल ट्रेन्ड टीचर्स। दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द बेसिक एजुकेशन स्कीम। जानकार प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी ट्रेन्ड टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। यह बेसिक शिक्षा योजना की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। It was unable to establish a correlation between school subjects and handicrafts, particularly when rapid industrialization was the need of the hour. यह स्कूली विषयों और हस्तशिल्प के बीच में संबंध स्थापित करने में असमर्थ था, खास करके तब जबकि तेजी से औद्योगिकरण बढ़ रहा था। The focus had shifted to craft work rather than accumulating education. Some even complained that it was turning the school into a small-scale industry. शिक्षा का संचय करने के बजाय इसका ध्यान शिल्प कार्य पर ज्यादा केंद्रित हो गया था। मतलब ये बच्चों को एजुकेट करने से ज्यादा बच्चों को काम के लिए तैयार करने में लगा हुआ था। कुछ लोगों ने तो यह भी शिकायत की कि ये स्कूलों को लघु उद्योग में बदल रहा है। इमीडिएटली आफ्टर द वार्धा स्कीम, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड इन 1939 एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वार्धा योजना के तुरंत बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री थे उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लिटरली मेरी हालत खराब हो गई है वीडियो बनाने में। गाइस सीरियसली इट्स नॉट इजी। मैं कंटेंट ढूंढती हूँ, उसको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पूरा अलाइन करती हूँ, फिर आपके लिए लेके आती हूँ वीडियो बना के, और आप सब हैं कि मुझे 1K तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अब कल मॉर्निंग में मैं अगला वीडियो तभी बनाऊंगी जब मेरा 1K पहुँच जाएगा। अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रहा है मेरा वीडियो तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है बनाने के लिए। सो दैट इज़ इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।